नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत आज राजनीति में ग्रैंड एंट्री करने जा रहे हैं। निशांत कुमार आज जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। बता दें कि नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन कराने के बाद पिछले कुछ दिनों से जेडीयू कार्यकर्ता, बड़े नेता इस बात को मजबूती से उठा रहे थे कि निशांत कुमार को अब राजनीति में आना चाहिए। तो नीतीश के बेटे निशांत की राजनीति में ग्रैंड एंट्री की तैयारी हो चुकी है। जेडीयू में शामिल होंगे निशांत कुमार। कल ही हम सुन रहे थे जिससे कि संजय झा ने बयान दिया था कि भाई वो पार्टी में है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पर अब उन्हें पार्टी का फेस बनाया जाएगा, पार्टी में उनकी भूमिका तय होगी। और जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो अब तक आपको मंदिरों के दर्शन करते हुए तो अपनी शालीनता के लिए जाने जा रहे थे, अपना बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम करते थे, लोगों से मिलते थे। लगातार इस चुनाव में ही हमने देखा कि निशांत कुमार बहुत ज्यादा मीडिया से बातचीत करने लगे और मीडिया से ही उन्होंने, जब निशांत कुमार से मीडिया के लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने जब पूछा था कि आप क्या इस बार नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे, तो उन्होंने बड़ी शालीनता से जवाब दिया था कि वो नहीं तो कौन होगा। लेकिन मात्र 6 महीने बाद ही तस्वीरें कुछ और है। निशांत कुमार को जेडीयू की कमान या जेडीयू के फेस बनाए जा रहे हैं और नीतीश कुमार पहली बार राज्यसभा का रुख करेंगे और 20 साल के लंबे शासनकाल को वो जो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने दिया है बिहार को, उसको किसी और के हाथों में सौंप कर वो दिल्ली में राज्यसभा की राजनीति करेंगे। ये दो तस्वीरें हैं, एक में निशांत कुमार आपको नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ कार्यकर्ता किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के बाहर खुशियां मना रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में नेशनल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा और कुंदन कृतज्ञ हैं, हमारे बिहार झारखंड रीजनल एडिटर। सबसे पहले मैं कुंदन जी का ही रुख करूंगा। कुंदन जी, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से निशांत कुमार की एंट्री और उसे ग्रैंड एंट्री के तौर पर देखा जा रहा है, लगातार ये कयास आपने भी कई बार कहा था, जब वो राज्यसभा जाने की नीतीश कुमार की बात हुई तब आपने ही सबसे पहले बताया कि निशांत कुमार को अब आगे किया जा रहा है, निशांत कुमार को जेडीयू का फेस बनाया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं बिहार की राजनीति में एक और युवा की एंट्री है? देखिए विशाल, आपको एक सबसे अहम जानकारी दे दें कि निशांत को लेकर लंबे समय से और खास करके जब से बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे तब से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अब निशांत की राजनीति में औपचारिक एंट्री आज होती है, कल होती है और करते कराते लगभग 3 महीने का समय बीता है। 3 महीने के बाद आज औपचारिक एंट्री हो रही है। हालांकि निशांत कुमार के बारे में जदयू के लोग जितने उत्साहित नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार के राज्यसभा में भेजे जाने के गम से उबरने की कोशिश में है। लेकिन माना यह जा रहा है कि एक नई शुरुआत है और खास करके अगर निशांत कुमार नीतीश कुमार की विरासत को और आगे बढ़ाते हैं, इसमें 4 चांद लगाते हैं, तो जदयू के लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। लेकिन सबसे अहम अभी जो चुनौतियां होंगी निशांत के पास, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा पार्टी को कैसे एकजुट रखना है, क्योंकि नीतीश कुमार के जाने के बाद, चूंकि नीतीश कुमार राज्यसभा अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार की पूरी राजनीति का जिम्मा निशांत के कंधों पे होगा और उसको वो कितनी गहनता के साथ आगे बढ़ाते हैं और कितना सक्षम राजनीतिक नेतृत्व दे पाते हैं जदयू को, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज औपचारिक रूप से निशांत जदयू में शामिल हो रहे हैं। आज के लिए बिहार से सबसे बड़ी खबर यही निकलकर सामने आ रही है। विशाल। कुंदन जी, बड़ी बात आप बता रहे हैं, अब से 1.5 घंटे बाद उनकी एंट्री हो जाएगी, मात्र 1.5 घंटा बचा है। और सवाल ये है, एक बड़े युग का अंत हो रहा है। बड़े युग का अंत हो रहा मतलब आपके यादव जी का और नीतीश कुमार का जो युग था वो अंत हो जाएगा। आज के बाद से नई युवा पीढ़ी सामने आ जाएगी। क्या लगता है कि ये जो 3 दशक का युग था ये वर्षों तक याद किया जाएगा? पहला सवाल। जी,
देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर समाजवादी विचारधारा के लोगों की बात करें तो रामविलास पासवान, लालू यादव और नीतीश कुमार, ये तीन नाम बहुत प्रमुखता से बिहार की राजनीति में रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, 3 दशक के आसपास लगभग इन लोगों ने बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाया है। रामविलास पासवान का देहावसान हो चुका है। लालू यादव कहीं ना कहीं अपनी बीमारी की वजह से या शारीरिक गतिविधि कम होने की वजह से राजनीति से थोड़े किनारे जरूर हो गए हैं। हालांकि बौद्धिक क्षमता के रूप से वह तेजस्वी को अपनी सलाह देते रहते हैं जी। लेकिन सबसे अहम बात आपको यह बता दें कि तेजस्वी के बाद अब निशांत युग को जिस तरीके से देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह सबसे अहम बात यह है कि निशांत के आने के बाद, चूंकि निशांत थोड़े से इंट्रोवर्ट किस्म के व्यक्ति रहे हैं, राजनीति में बहुत ज्यादा उनकी दिलचस्पी और दखलंदाजी अभी तक रही नहीं है, तो कितनी सक्रियता से वह राजनीति को आगे लेकर जाते हैं यह तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल ठीक करें, आपने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक करें कुंदन जी। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री बिहार का, ये बड़ा सवाल है। लेकिन भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा ये तो तय है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या चौधरी जी होंगे मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी, या नित्यानंद राय होंगे? इसी से जुड़ा एक सवाल और भी है। आज सम्राट चौधरी की मुलाकात अमित शाह से होगी बंगाल में, वो दोनों एक ही तरह जगह पर मंच को शेयर करेंगे। देखिए, मैं आपको सम्राट चौधरी के बारे में एक बात बता दूं। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार ने 4 तारीख की देर शाम भाजपा आला कमान से बात की थी, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। और भाजपा आला कमान ने सम्राट चौधरी के नाम को लेकर स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। और उसके बाद नीतीश कुमार ने अपना राज्यसभा जाने की जो इच्छा थी, उसको वहां से वो बैकफुट पर चले गए थे। देर रात तक टेलीफोन से बीजेपी आला कमान के लोगों से नीतीश कुमार की बातचीत हुई है। और उसके बाद कहीं जाकर देर रात में नीतीश कुमार ने राज्यसभा के नॉमिनेशन पेपर्स पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मेरी तरफ से, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं, मेरी तरफ से सम्राट चौधरी के नाम को आप डिलीट कर दें। सम्राट चौधरी अब अगर वो एक बहुत पुरानी कहावत है कि त्रियाश चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानति कुतो मनुष्य, तो अगर सम्राट चौधरी के किस्मत में राजयोग लिखा होगा तब मैं नहीं कह सकता, अन्यथा मौजूदा परिस्थितियां जो कह रही हैं उन परिस्थितियों में सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनने का कोई हिसाब गणित नहीं बैठता दिख रहा है। तो क्या लगता है आपको? 2-3 नाम हैं। जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। कौन कौन से नाम चल रहे हैं और नित्यानंद राय कितना आगे चल रहे हैं सबसे? देखिए, 2-3 नाम है, मैं आपको इशारे में बता दे रहा हूं। ओबीसी बैकग्राउंड से एक सांसद है जो कि अभी केंद्रीय गृह मंत्री के सहायक की भूमिका में है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, एक नाम उनका चल रहा है। दूसरा नाम, अगर किसी महिला को, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी ने एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया था, हालांकि रेखा गुप्ता का नाम कहीं भी सुर्खियों में नहीं था, लेकिन एन मौके पर 11th आवर में रेखा गुप्ता का नाम आता है और रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दी जाती हैं। तो उस तरीके से अगर किसी महिला को बिहार का मुख्यमंत्री का जिम्मा मिलता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो सकता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के रूप में 2 नाम चल रहे हैं, जिन 2 नामों पर काफी मंथन भी हो रहा है। इसके अलावा 1-2 नाम और हैं। अगर उन नामों पर बीजेपी सहमति देती है और खास करके इस मुख्यमंत्री के रूप में आरएसएस से निकलता, नागपुर से जिस व्यक्ति, कुंदन जी, एक तो पहला नाम जो आपने बताया नित्यानंद राय, जो कि इस समय अमित शाह के सहायक के रूप में काम कर रहे हैं, 2 और वो कौन से नाम हैं जो पूरी तरह सुर्खियों में बने हुए हैं? और मेरा भी सवाल है कुंदन कतक जी, क्या कोई यहाँ पर भी कोई गुप्ता सीएम होने वाला है क्या बिहार में? महिला और गुप्ता सीएम? विशाल जी, मैं आपकी बात को डिट्टो करता हूं। सरनेम गुप्ता ही है और बाकी आगे राजनीतिक विशेषज्ञों और पंडितों के लिए जगह छोड़ते हैं, थोड़ा उन्हें भी दिमाग लगाने दिया जाए। राज्यसभा की सांसद हैं, गुप्ता सरनेम है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चा हो रही है। और इसके अलावा दो नाम और निकलकर सामने आ रहे हैं। एक नाम जो आज सुबह ही जो निकलकर सामने आया है, क्योंकि सवर्ण समाज बीजेपी से यूजीसी बिल को लेकर नाराज है,
तो बिहार में सवर्ण समाज को साधने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सवर्ण समाज के इर्द गिर्द घूमती रही है, तो ऐसे में अगर सवर्ण समाज को साधने की कोशिश होगी तो एक नया नाम निकलकर सामने आया है, जो सूत्रों से हमें सुबह जानकारी मिली है, वह है रूडी, राजीव प्रताप रूडी का नाम भी निकलकर सामने आया। लेकिन राजीव प्रताप रूडी तो काफी नाराज नजर आ रहे हैं कुंदन जी। आपको याद होगा जब अभी दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जब चुनाव हुआ था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वो नहीं उतरे थे, वो विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे। क्यों? बिल्कुल, ये पहली बार हुआ था कि जब रूडी के खिलाफ सरकार का ही कोई व्यक्ति खड़ा हुआ था जी। संजीव बालियान वहां पर लड़ रहे थे और पीछे सबको पता था कि उसके पीछे कौन से लोग हैं जो उन्हें चुनाव लड़ा रहे थे, उसमें शायद निशिकांत दुबे हो और तमाम पार्टी के लोग। वहां हम लोगों ने देखा था जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहली बार इतने सालों में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव भी चर्चा में आया, चर्चा में था। लेकिन जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे लगता है कि राबड़ी देवी के बाद बहुत समय से कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं आई है बिहार में। नहीं, तो लेकिन एक बड़ी बात यह है ना, जो कुंदन जी जिस तरफ इशारा कर रहे थे विशाल, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो सवर्णों के इर्द गिर्द घूमती है। बाकी लोगों को जैसे कमंडल के अंदर मंडल को समाहित किया जाता है, तो बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा एक कदम उठाएगी कि वो किसी सवर्ण को वहां पर मुख्यमंत्री बनाए? और लेकिन जिस तरह से पीडीए 2024 में सफल हुआ सर, उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए जरा, इस पे कुछ बताइए। आमतौर पर नेता हमको ऐसे नहीं दिखते हैं। जी। कोई भी अगर राह चलते, अभी मैं मथुरा में टकराव हुआ था, मतलब मिला था मैं इनसे, तो मैं खुद नहीं पहचान पाया था। बिल्कुल, वो मथुरा के दृश्य मेरे आंखों से नहीं जाते हैं। ये सवाल ये उठता है कि क्या ये निशांत जी अपनी पार्टी को आगे ले जाएंगे? आज जो सवाल चर्चा हो रहा है कि क्या निशांत सक्षम है पार्टी को ले जाने में? कहीं ऐसा तो नहीं कि लल्लन सिंह और दूसरे जो नेता हैं जो उन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया है? और एक सवाल ये भी बहुत मौजूद है विशाल कि इनको आज जो पदभार ग्रहण कराने के तुरंत बाद इन्हें पटना से बाहर भेज दिया जाएगा, यानी कि आप पटना की राजनीति से आप बाहर हो जाएंगे। आप पहले प्रदेश, उनको ये बताया जा रहा है कि आप प्रदेश में आप घूमेंगे, आप पूरी जानकारी हासिल करेंगे, उसके बाद आएंगे। लेकिन क्या पर्दे के पीछे कुछ बड़ा खेल भी चल रहा है? ये भी अपने आप में बड़ा। देखिए, जब ये चीज हुई थी राज्यसभा जाने के लिए नीतीश कुमार की, तब हमने देखा था कि आरसीपी सिंह का नाम बहुत चर्चा में था कि आरसीपी सिंह को वापस मुख्यधारा में जोड़ा जाए और उन्हें कमान दी जाए। लेकिन मेरा एक सवाल, अब चूंकि एक ये भी युवा है तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, ये तीन लोग हैं जी। दो को तो लॉन्चिंग पैड पर सही दिशा में लॉन्च कर दिया गया जिस तरीके तेजस्वी, लेकिन कुछ राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि भाई तेजस्वी को लॉन्च किया, बहुत अच्छा किया लालू प्रसाद यादव ने, लेकिन उनको उस तरीके से तराशा नहीं किया, वो खुद तपे और खुद बने। यही चीज चिराग पासवान के लिए कही जाती है। बिल्कुल। लेकिन आप इर्द गिर्द देख रहे होंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर हैं, वहां पर बिहार के बड़े लीडर हैं और बीच में निशांत कुमार हैं, तो बिल्कुल प्लानिंग के साथ सही समय सही शॉट खेला है नीतीश कुमार ने। बिल्कुल ठीक है, ये लॉन्चिंग पैड है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि अभी तक वो राजनीति से बिल्कुल दूर रहे हैं और बहुत ही विनम्र स्वभाव के माने जाते हैं। तो क्या, लेकिन राजनीति जो हम लोगों ने देखी है विशाल, बहुत कट्टर होती है, यानी कि आप कब कौन किसका गला काट देगा ये आप समझ नहीं पाएंगे। तो क्या निशांत इतनी बड़ी राजनीति को, बिहार की राजनीति जो कि राजनीति का जनक है, हम कह सकते हैं बिहार राजनीति का जनक है, सबसे बड़ा मगध राज यहीं पर हुआ था और उसके बाद से लगातार वो अपने चरम को उसने प्राप्त किया। ऐसे राज्य में जो पॉलिटिकली बहुत ही साउंड है, उस राज्य की कमान क्या संभाल पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक सवाल और है, दर्शकों तक ये बात पहुंचा दें कि जेडीयू ने दूसरा उप मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये निशांत के साथ वो किसी दूसरे को लॉन्चिंग पैड नहीं देना चाहते हैं विशाल, और वो सिर्फ चाहते हैं कि अकेले लॉन्चिंग उनकी हो। तो क्या अकेले लॉन्चिंग होगी, लेकिन उससे जो दलित है, महादलित है, जो पिछड़ा अति पिछड़ा, वो नाराज नहीं हो जाएगा? ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि राजनीति एक बहुत तेजी से करवट ले रही है बिहार में। और सर एक चीज और भी है, देखिए अगर आप एक डिप्टी सीएम अपना रखते हैं तो उसमें विभागों के बंटवारों में भी टकराव होगा, क्योंकि गृह और मुख्यमंत्री तो सीएम के पास जाना
लगभग जिस तरीके से कहा जाता है तय है। नहीं, लेकिन अभी जो खबर आ रही है माता विशाल जी कि निशांत को मजबूत किया जाएगा और उनको होम मिनिस्ट्री दी जाएगी, क्योंकि अकेले सब बिहार जैसे राज्य में जहां पर इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर है कि चुनाव से कुछ दिन पहले अस्पताल में घुस के एक गैंगस्टर गोली मार देता है। हम वहां देख रहे हैं अभी जिस तरीके से नीट छात्रा का साथ जो हुआ, अपहरण और तमाम चीजें होती हैं, वो चीज और एकदम से किसी नए व्यक्ति को जो राजनीति में। विशाल देखो, एक मामला ये है ना कि नेता आदेश देते हैं, एक्चुअली काम करते हैं ब्यूरोक्रेट। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बहन जी की बात करें, 2007 में 206 विधायक ला करके वो मुख्यमंत्री बनी, लेकिन पूरी हमने भी देखा और आपने भी देखा विशाल कि पूरा सिस्टम चलाया बिल्कुल ब्यूरोक्रेट। सर, इस पर से कुंदन कृतक हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिसेंट, आप ये सवाल सर कुंदन से चलते। हाँ, बिल्कुल। क्या ये तय किया गया है, क्या ये कंफर्म हो गया कि जेडीयू अपने कोटे से निशांत के अलावा दूसरा उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा? और दूसरी खबर है, क्या निशांत के पास में गृह विभाग आएगा? इन दोनों खबरों पर आप मोहर लगा रहे हैं क्या? तारीख पर खड़े हैं। 8 तारीख को जदयू में इनकी औपचारिक एंट्री हो रही है और राजनीति में भी एक तरीके से कहें कि कहीं ना कहीं निशांत कुमार की आज से औपचारिक एंट्री हो रही है। 14 तारीख से खरवास लगना है, 1 महीने तक, जो कि 14 अप्रैल तक चलेगा। 14 अप्रैल के सतुवानी के बाद खरवास उतरेगा और तमाम जो कह सकते हैं पावन कार्य हैं उसको निपटाया जा सकेंगे। 16 तारीख को राज्यसभा के मतदान होने हैं, क्योंकि 6 कंटेस्टेंट हो चुके हैं, सीटें 5 हैं, तो मतदान अब होगा। ऐसे में 14 तारीख तक कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। 14 के बाद 1 महीने का गैप होगा। इस बीच में किस तरीके से पूरा राजनीतिक समीकरण बदलेगा, इसके बारे में कोई पूर्वानुमान लगा पाना अभी थोड़ा सा कठिन है। हाँ, एक बात की बात है, मैं बताऊं कि जिस तरीके से पिछले नीतीश कुमार जब अभी मुख्यमंत्री थे तो इसमें गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दिया गया था और यह समझौते के तहत हुआ था कि मुख्यमंत्री के इतर एक गृह मंत्री होगा, मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग नहीं होगा। और सम्राट चौधरी के ऊपर गृह विभाग को ठीक से नहीं चलाने का आरोप भी लग रहा है, जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं। ऐसे में निशांत कुमार डिप्टी सीएम होंगे, यह तो एक कंफर्म खबर है, जो कि 4 तारीख की देर शाम से ही चीजें बिल्कुल कंफर्म चल रही थी। अब दूसरी बात यह है कि गृह मंत्रालय इस राजनीतिक समीकरण में जदयू के पास आना है। अब क्या निशांत कुमार को पहली पोस्टिंग इतनी महत्वपूर्ण विभाग में दी जाएगी, यह भी एक आपको रोकूंगा। कुछ तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहां पर निशांत कुमार जिस तरीके से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, पर सुनते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष माध्यम से कैसा मैसेज देना है, ये वहां पर पूरी तरीके से निशांत कुमार क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। हाँ।
तरीके से जिक्र किया जब निशांत कुमार ने नीतीश कुमार का, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पापा ने 20 साल में जो किया उस तरीके का काम करने की कोशिश करूंगा प्रदीप सर। और आगे एक लाइन और कही कि मैं जनता के दिल में घर करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात है कि वो अपना उन्होंने टारगेट सेट कर रखा है कि हम अपने पिताश्री के कदमों पर चलेंगे और उन्होंने जो सुशासन यहाँ पर कायम किया है उस सुशासन को ही आगे बढ़ाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपना टारगेट सेट कर दिया है कि वो कैसे और किस ओर जाने की कोशिश करेंगे। बहुत संक्षिप्त सा भाषण रहा है ये जी, बहुत छोटा सा भाषण रहा, लेकिन उन्होंने जो आपने विशाल यहाँ पर जिक्र किया कि भावुकता के क्षण थे यहाँ पर। और देखिए लल्लन सिंह के बार बार पैर छू रहे हैं, 2 बार उन्होंने लल्लन सिंह के पैर छुए। लल्लन सिंह वही लल्लन सिंह है जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश कर ली है। क्या उन्होंने वाकई पार्टी को हाईजैक कर लिया और है? बड़ी खबर है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल हुए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे अब उनका सब लोग स्वागत सत्कार कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल। आज की बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निशांत कुमार ने ली जेडीयू की सदस्यता। नीतीश कुमार के बेटे निशांत जेडीयू में शामिल। निशांत कुमार ने ली जेडीयू की सदस्यता। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल। कुंदन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब सर, मैं जिस तरीके के जो आरोप है, ये तो निशांत कुमार अब पार्टी में शामिल हो गए हैं, लेकिन इनके हम उम्र और प्रतिद्वंदी हैं तेजस्वी यादव। 2025 के इलेक्शन में ये बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने कि जेडीयू नहीं रहेगी इस चुनाव के बाद। बिल्कुल। अभी ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये एक पहलू है सिक्के का, क्या इसके पीछे की चीजें कुछ और है, जैसा भी आपने ललन सिंह के लिए कहा? बिल्कुल, देखो राजनीति बहुत महीन चीज है और कब कहाँ क्या हो जाए ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक तो निशांत को ना सिर्फ अपनी पार्टी बचानी है, अपने आप को स्थापित करना है। पहली बात, अपने सबसे बड़ी बात है अपनी पार्टी बचानी है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया है। कम से कम 50 विधायक जेडीयू के भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और यही कारण है कि वहां का सीएम बदला जा रहा है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन दूसरी ओर अब दूसरी ओर खबर ये कि निशांत ने ज्वाइन कर लिया है, पार्टी की सदस्यता ले लिया, वो पार्टी के सदस्य हो गए हैं। वो अपने आप को कैसे स्थापित करेंगे, अपनी पार्टी में टूट को कैसे रोकेंगे, और बड़ी बात यह है कि इसमें विपक्ष की क्या भूमिका होगी। क्योंकि जो जैसा विशाल अभी आपने भी कहा कि जो तेजस्वी यादव हैं वो बार बार ये बात कह रहे थे कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। तो इससे मैसेज यही जाता है कि निशांत के राजनीति में आने के बाद में जो आरोप लगते रहे तेजस्वी के ऊपर, वो आरोप अब खारिज हो जाएंगे। क्योंकि वंशवाद का जो आरोप लग रहा था और नीतीश कुमार इस बात के लिए जाने जा रहे थे कि वो वंशवाद नहीं करते, उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को आगे नहीं बढ़ाया है। हम कुंदन के पास चलते हैं। कुंदन जी, ये सवाल वही है कि क्या ये जो वंशवाद की बात की जा रही, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी हो, लेकिन अब जिस तरीके से एंट्री हुई है, हालांकि नेता अपनी बात को पलट देते हैं, कहते हैं कि जो लोग सही हैं उनको राजनीति में आना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अब इतना बड़ा आरोप लगा पाएगी या विपक्ष को इसका लाभ मिलेगा? देखिए, निशांत के जदयू में शामिल होने या राजनीतिक करियर स्टार्ट करने को लेकर तेजस्वी यादव के पास कुछ प्रोज हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं। सबसे पहले प्रोज की बात कर ले तो जैसा आपने कहा कि वंशवाद का जो अभी तक आरोप लगता रहा है, वह आरोप अब तेजस्वी यादव सिरे से खारिज कर सकेंगे कि जदयू में भी यही परंपरा रही है और ऐसे में अगर लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को आगे बढ़ाने का काम किया है तो कहीं से कोई गलत काम नहीं किया है। इसके अलावा कॉन्स की अगर हम बात कर ले तो नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री रहे बिहार के, तब तक कहीं ना कहीं राजद या पूरे इंडिया अलायंस के मन में एक अपेक्षा रहती थी
कि नीतीश कुमार के साथ अगर कुछ भी गलत होगा तो वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। तो अब इन परिस्थितियों में क्या है कि वह अपेक्षाएं जो है इंडिया अलायंस की या खास करके तेजस्वी यादव की कहें तो वो अपेक्षाएं जो है सिरे से खत्म हो जाएंगी। तो तेजस्वी यादव या विपक्ष, पूरे विपक्ष की बात कर लें तो इस घटना से विपक्ष के लिए कुछ हानि है, हाँ, कुछ लाभ ठीक है। कहा कुंदन जी, और आपने खास ठीक करके कहा, इसके कुछ प्रोस हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं। तो आपने बिल्कुल दोनों चीजें बहुत शानदार तरीके से बताई। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सवाल ये लेते हैं कि जो भी जेडीयू का नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाता है, केंद्र में मंत्री बनता हो या उप नेता बनता हो सदन का, वो भारतीय जनता पार्टी का होकर के रह जाता है। उसमें चाहे आरसीपी सिंह की बात करें, लल्लन सिंह की बात करें या जो अभी डिप्टी चेयरमैन है उनकी बात करें, क्या लगता है कैसे पार पा पाएंगे निशांत जी और अब हमारे नीतीश बाबू? देखिए, इसमें कहीं कोई शक सुबह की गुंजाइश नहीं है कि जदयू में आज की तारीख में दो धड़े हैं। एक धड़ा जो है जो आज की घटना के लिए जिम्मेदार था और इसके लिए वो बहुत पहले से तैयारियां कर रहा था। वहीं दूसरा धड़ा है वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के साथ अपनी कह सकते हैं इमोशनल, सेंटिमेंटल और पॉलिटिकल कनेक्ट रखता था। ऐसे में दो नाम मैं चर्चा करूंगा, केसी त्यागी और आरसीपी सिंह। केसी त्यागी और आरसीपी सिंह दो ऐसे नेता रहे हैं जो कहीं ना कहीं जदयू से दरकिनार कर दिए गए थे। तो क्या अब नीतीश कुमार इन दोनों लोगों को जदयू की राजनीति के मुख्य धारा में लेकर आएंगे? क्या वह अपने आपको रोकना चाहेंगे? कुमार को... आपने बिल्कुल बड़ा नाम लिया आरसीपी सिंह का, और आरसीपी सिंह आने के लिए तैयार भी थे। उन्होंने खुले रूप से कहा था कि हम पार्टी में दोबारा आने के लिए तैयार हैं, लेकिन तो कई लोग, दो बड़े नाम उनका विरोध कर रहे थे। कौन है दो वो नाम, खुलासा करेंगे आप? देखिए, यह स्पष्ट है कि जदयू में जो दो धड़े थे, तो एक धारा का मैंने आपको जैसा अभी पहले बताया कनेक्ट नीतीश कुमार के साथ था, दूसरा धारा नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं राजनीति से अलग थलग करने में पड़ा हुआ था। उसमें सबसे पहले संजय झा का नाम ले लूंगा, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का नाम है, अशोक चौधरी का नाम है, और इनके इर्द गिर्द जितने विधायक मंत्री घूम रहे थे वो तमाम लोग ऐसे हैं। और जिन 50 विधायकों की चर्चा आपने की कि वह बीजेपी के संपर्क में है, मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। वह बीजेपी माइंडेड जदयू विधायक हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी वो अपना पाला बदलने से कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहीं पर है। वो सवाल ये है, हम लोग 50 विधायकों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उन सांसदों की बात नहीं कर रहे हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ऑक्सीजन अगर कोई दे रहा है तो वो नीतीश बाबू दे रहे हैं। दोनों कुर्मी, बिहार के कुर्मी नीतीश कुमार जी और आंध्र प्रदेश के कुर्मी चंद्रबाबू नायडू जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये उनके सांसद भी पूरी तरीके से भाजपा के साथ में ही है और तभी ये इतना बड़ा फेरबदल हो पाया है? उनके सांसदों की क्या स्थिति है, जरा वो भी क्लियर कर दीजिए। देखिए, मैंने आपको जो 3 नाम बताए हैं, इन नाम के इर्द गिर्द जो मंत्री विधायकों की बात कही है, मेरी गलती थी, उसमें सांसद शब्द का इस्तेमाल करना मैं भूल गया था। बिल्कुल आपने सही बात कही है कि उसमें सांसद भी शामिल हैं। अब यहां पर देखिए, मैं सबसे बड़ी चुनौती की बात आपको कर रहा हूं, नीतीश कुमार किस तरीके से चक्रव्यूह में फंसे हैं। आप देखेंगे, एक घटना मैं आज की बता रहा हूं। नीतीश कुमार इस औपचारिक राजनीतिक एंट्री में, इस समारोह में शिरकत नहीं कर रहे हैं। वह उनके लिए काफी भावुक पल है और ऐसे में भावनाओं में बहके नीतीश कुमार अपने भावनाओं को जनता के सामने लाने देना या आने देना नहीं चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने इस कार्यक्रम से अनुपस्थिति बना रखी है। और किसी भी पिता के लिए अपने पुत्र के करियर को, चाहे करियर किसी फील्ड में हो, उसको एस्टैब्लिश करना सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। इसी के तहत नीतीश कुमार अब इस बात को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि निशांत कुमार का पॉलिटिकल करियर बिल्कुल अच्छी तरीके से आगे बढ़े, और इसके लिए उन्हें अपने सांसदों को, अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को... एक सवाल ये है कि क्या नीतीश बाबू बहुत बड़े मजे हुए राजनेता हैं और उन्होंने बड़ी बड़ी जो दिक्कतें हैं उनको दूर किया है, बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स को उन्होंने दरकिनार किया है, लेकिन क्या इस बार जो इतनी बड़ी आफत उनके पास आई हुई है, जैसा कि आप बता रहे, तो क्या वो इस आफत से निपट पाएंगे या उनकी बढ़ती उम्र उनके आड़े आएगी?
देखिए, मैं यहाँ पर एक बात आपको कह दूं कि बढ़ती उम्र की वजह से उनकी गतिविधियां भले कम हो सकती हैं, लेकिन बौद्धिक क्षमता में कोई ह्रास नहीं है, कोई गिरावट नहीं है। ऐसे में अपने बेटे के पॉलिटिकल करियर को अगर आगे बढ़ाना है तो इसके लिए वह उनकी बिल्कुल इच्छा होगी कि जदयू एक रहे और जदयू में किसी तरीके की गुटबाजी नहीं हो। अगर निशांत उस गुटबाजी को समझ पाते हैं या उसको टैकल कर पाते हैं तब एक मुलाहिदा होगा। लेकिन नीतीश कुमार इस बात की पूरी तसल्ली इस बात को इंश्योर करना चाहेंगे कि जदयू में निशांत के आने के बाद किसी तरीके की गुटबाजी नहीं हो। और खास करके आप देखेंगे कि संजय झा ने सदस्यता की रसीद और जदयू की टोपी पहना के निशांत कुमार का स्वागत किया है। जदयू का जो पटका है वो ललन सिंह ने पहनाया है और आपने चर्चा भी इस बात की कि बार बार वह ललन सिंह का पैर छूकर उन्हें उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने उन्हें ब्रीफ किया है कि किस तरीके से उनके जो सीनियर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना है, उनका सम्मान करना है और आगे अपने राजनीतिक करियर को किस तरीके से आगे लेकर जाना है। एक मेंटोर के तौर पर नीतीश कुमार जी, एक बड़ा सवाल है, एक हमने काफी चर्चा इस पर कर लिया है। एक और बहुत बड़ी खबर है जो अभी हमारे कुछ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बात हुई, दिल्ली के कुछ बड़े नेताओं से बात हुई कि ये इस खबर में कितना दम है कि बिहार और बंगाल के कुछ छोटे से इलाके को जोड़ करके एक नया यूटी बनाने की बात की जा रही है। क्योंकि जो हमारा चिकन नेक है, 32 किलोमीटर का जो चिकन नेक है जिसकी बार बार चर्चा करते हैं कि इस पर अगर कोई कब्जा कर ले तो जो 7 सिस्टर्स हैं वो पूरी तरीके से कट जाएंगे, यानी कि 7 राज्य पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पूरे देश से कट जाएंगे। लेकिन अभी ये बात की जा रही है कि इस 2 छोटे छोटे स्पॉट लेकर के और उस चिकन नेक को लेकर के एक अलग से यूटी बना दिया जाए और इसको पूरी तरीके से सेना के हवाले कर दिया जाए। कितनी इस खबर में कितना दम है और कितनी सच्चाई है? सर, आप काफी सीनियर रहे हैं और आप इस बात से सहमत होंगे कि बिना आग का धुआं नहीं होता। कहीं ना कहीं कुछ सुगबुगाहट है, कहीं ना कहीं कुछ सुगबुगाहट है। और मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय में पिछले 3 महीनों से इस एक्सरसाइज पर काम चल रहा है। बीजेपी इस बात की प्रतीक्षा में है कि अगर बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में फेरबदल होता है, भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में जाती है, तो पश्चिम बंगाल और बिहार ये दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कॉन्फिडेंस लेके एक केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना कर दी जाए। और जो सीमांचल का इलाका है उस इलाके की कानून व्यवस्था सीधा केंद्र सरकार अपने हाथ में ले। क्योंकि अभी तक आरोप यह लगते रहे हैं, खास करके ममता बनर्जी यह आरोप लगाती रही हैं कि चूंकि बॉर्डर का इलाका जो है वो केंद्र सरकार या बीएसएफ के कब्जे में होता है और वहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो इस आरोप को सिरे से खारिज करने के लिए इसके अलावा एक और आपने बिल्कुल हमारी इस खबर पर मोहर लगा दिया। एक और बड़ी चीज है कुंदन जी, सवाल यही कि ना कि जो 32 किलोमीटर का जो इलाका है जिसको हम लोग चिकन नेक के नाम से जानते हैं वो बहुत ही खतरनाक है। तो क्या उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा और उसको पूरा जब वो केंद्र शासित रहेगा तो पूरी सेना के हवाले कर दिया जाएगा जिससे कोई राज्य उसमें अड़ंगा ना लगा सके और केंद्र मजबूती से उसकी सुरक्षा कर सके, जिससे कोई विदेशी भी वहां पर घुसपैठ ना कर पाए? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, लेकिन वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को दी गई है और दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। कुछ इसी तरीके की तैयारी सीमांचल के इलाके में की जानी है। और इसमें आपको बता दें कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सीधा केंद्र सरकार के पास होगी। और चूंकि इंटरनल सिक्योरिटी एंड बॉर्डर सिक्योरिटी ये दोनों अगर केंद्र के पास होंगे तो जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमानों के आव्रजन की घटनाएं होती रही हैं या जो आरोप लगते रहे हैं, जिस तरीके की घटनाएं देखी जाती रही हैं, उन घटनाओं से केंद्र सरकार पूरी तरीके से अपने हिसाब से उसे कंट्रोल और मॉनिटर भी कर पाएगा। बिल्कुल। तो यह एक यूटी जब रहेगा ना कुंदन जी, यूटी जब होता है, यूनियन टेरिटरी जब होती है तो वहां के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र पर ही होती है और इसीलिए इसे एक नया राज्य ना बना करके यूनियन टेरिटरी बनाए जाने की बात की जा रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वापस आते अपनी राजनीति, इसका मतलब ये तय है। हाँ विशाल, अब मैं क्योंकि दोनों ही लोग काफी लंबे समय से पूरी देश की राजनीति में एक्टिव हैं। नहीं विशाल, आपने भी लंबे समय तक लेकिन मेरा दोनों लोगों से सवाल है क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे चर्चा हो गई, लेकिन मेरा सवाल यही है कि जो तेजस्वी यादव ने घोषणा की थी क्या उस ओर जेडीयू बढ़ चुकी है?
कुंदन जी मेरी बात समझ सवाल गए मुझसे होंगे। विशाल उन्होंने कहा था कि भाई चुनाव के बाद जेडीयू नहीं रहेगी। हाँ, ये बड़ा सवाल है, ये बिल्कुल सही, बिल्कुल कुंदन। देखिए विशाल, मैं आपको बताऊं, आपने जो बात कही है उस बात को मैं प्रूव करने के लिए एक आम जीवन से, कॉरपोरेट कंपनियां जहां एक दूसरे के कट थ्रोट कंपटीशन में होती हैं तो वहां पर वो ऐसी व्यवस्था रखती हैं कि एक दूसरे कॉरपोरेट हाउसेस के इनसाइड इंफॉर्मेशन दूसरी कंपनियों तक पहुंचती रही हैं। शायद यही वजह रही कि आज विधानसभा चुनाव के पहले ही तेजस्वी ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि विधानसभा चुनाव के बाद जदयू नहीं रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी इनपुट मिल रहा था और इस इनपुट के आधार पर उन्होंने बहुत ही दावे के साथ इस बात को कहा था। अब आपको मैं बता दूं कि जदयू में परिवर्तन किस तरीके से होगा। जो अभी जदयू की जो कमान संभाले हुए हैं, नीतीश कुमार तो खैर अध्यक्ष हैं, इसके अलावा उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष हैं, संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी, ये तमाम जो लोग हैं ना, ये लोग एक तरीके से कह लें कि निशांत के हेलमेट या प्रोटेक्टिव गियर का काम करेंगे। अब नीतीश कुमार को राजनीति से दूर करने के बाद इन लोगों का या इस गुट का एक सबसे अहम यह होगा कि नीतीश कुमार को कहीं से यह महसूस नहीं हो कि निशांत कुमार की सही से ट्रेनिंग नहीं हो रही है। हाँ, निशांत कुमार में रखेंगे उनको, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुंदन जी, हमारा सबसे एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मुझ पर भी चलते हैं। सवाल ये है कि क्या अब एक तो ये जो चल रहा है पूरा खेल, इस खेल का अंत कैसे होगा ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। और एक बड़ा सवाल है ये कि अब राजनीति कैसे करवट लेगी बिहार की। ये अब एक नया चैप्टर शुरू होगा तो राजनीति कैसे, क्यों आरोप ये भी लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसके भी साथ होती है वो पार्टी खत्म हो जाती है। फिर चाहे हम उड़ीसा की बात कर लें, उड़ीसा में नवीन पटनायक ने 25 साल तक राज किया और भारतीय जनता पार्टी को लगातार सपोर्ट किया, लेकिन वहाँ उनकी जो अभी आप बात कर रहे थे कि सारी इंटरनल चीजें पता करने के बाद में उनको कैसे धराशायी किया, और अब भारतीय जनता पार्टी का वहां पर मुख्यमंत्री है। तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, और ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, आपके इस सवाल का जवाब देने के पहले थोड़ा सा मैं अपने प्रीटेक्स्ट में चलता हूं। एक सबसे अहम बात बता दूं आपको कि पूरे देश की राजनीति को देख लें, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ समझौता किया है या उस वहां पर सरकार बनाने में उनका साथ दिया है, धीरे धीरे उस क्षेत्रीय दल का उस राज्य से विलोपन हो गया है। आपने बिल्कुल उड़ीसा का सही उदाहरण दिया है। मैं यहीं पंजाब की बात करूंगा या हरियाणा राज्य की बात कर लें या फिर झारखंड की ही बात कर लें, जहां पर आजसू आज बिल्कुल ही दीनहीन अवस्था में बैठी हुई है। एक समय आजसू भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत कोalition पार्टनर समझा जाता था। तो भारतीय जनता पार्टी का यह इतिहास रहा है कि जहां जहां जिन जिन राज्यों में उन्होंने सहयोग करके सरकार बनाई है, वहां से उनकी पहली प्राथमिकता रही है कि उस क्षेत्रीय दल के अस्तित्व को किस तरीके से समाप्त कर दिया जाए। अब सबसे अहम बात आपको बता रहे हैं कि जदयू ने या खास करके नीतीश कुमार ने जो लवकुश की राजनीति की है, जो कोयरी कुर्मी की राजनीति की है, अब निशांत कुमार के पास सबसे बड़ी चुनौती होगी कि पिताजी के जूतों में किस तरीके से अपने पैर को एडजस्ट करते हैं, कोयरी कुर्मी समाज के बीच में कैसे अपनी लोकप्रियता को स्थायी बना पाते हैं, और साथ ही साथ जो पूरा जदयू का एक कुनबा है, जो कुनबा बीजेपी माइंडेड हो चुका है, उसको कैसे वापस जदयू के फोल्डर में लेके आना है। जल्दी से, समय कम है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वो उस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई कहीं पर। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आरजेडी ने गलती की, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा? क्या जेडीयू ने भी गलती की, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा? और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्मार्टली गेम खेला। आरजेडी ने गलती क्या की? अगर चाचा उनकी तरफ आए थे तो वो उनको संभाल कर नहीं रख पाए, ये आरजेडी की गलती थी। दूसरी गलती जो मुझे लगता है, नीतीश जी भी उनको प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला था, लेकिन वो राज्यसभा तक सिमट कर रह गए। क्या लगता है दोनों का ही बड़ा नुकसान हुआ यहाँ पर? कुंदन जी से पहले मैं सर इस लाइन को पूरा कर दूं कि बीजेपी ने बहुत पहले ही नारा दिया था, आपदा में अफसर। हाँ, जब आप आपदा में अफसर नहीं उठाएंगे तो बीजेपी तो बैठी है इस चीज के लिए। बिल्कुल। और उसने अफसर बनाया और पहली बार अपना सीएम बनाने जा रही है। लेकिन कुंदन जी, मेरा सवाल वही है कि क्या आरजेडी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी, वो नीतीश बाबू को संभाल कर नहीं रख पाए थे? देखिए, मैं
थोड़ा सा और आपको पहले ले जाऊंगा। जब राबड़ी देवी या लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कहते हैं कर्मों का फल आपका इसी जीवन में आपको भुगतना होता है। बिल्कुल। जो बिहार की बदनामी हुई थी और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था, राजधानी पटना की सड़कों में देर शाम महिलाओं को तो छोड़िए, युवा वर्ग निकलने में डरता था कि कहां लूट मार और छीन हो जाए, डकैतियां हो जाए, और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हुई पड़ी थी। कहीं ना कहीं जो 40+ के एज ग्रुप का वोटर है उसके जहन में आज भी जब वो पुरानी यादें आती हैं तो वह सहसा आरजेडी से दूर भागता है, और शायद यही वजह रही है कि उसने जदयू को या बीजेपी को गले से लगाया है। और लगातार 21वां साल रहा है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की कुर्सी में रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है समय कि कम है, अपने कर्मों मेरा का सवाल वहीं पर है, क्या आरजेडी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी थी, चाचा को संभाल कर नहीं रख पाए? देखिए, चाचा उस समय खुद ही बिदक के गए थे, इंटरनल रिफ्ट था, पॉलिटिकल रिफ्ट था, इस वजह से उसमें आरजेडी और जदयू को मैं 50-50 दोनों को एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का मौका दूंगा। और रह गई बात जदयू ने जिस तरीके से गलती की है, नीतीश कुमार ने पार्टी को सिंगल हैंडेडली हैंडल करने की कोशिश की है, और शायद यही वजह रही कि कई सारे ध्रुव निकल कर आए और ध्रुवीकरण की वजह से आज जदयू इस स्थिति में खड़ा है। लेकिन आने वाला समय उम्मीद यही किया जा सकता है कि निशांत राजनीति में एक नया करिश्मा दिखाएंगे और जदयू को दोबारा सशक्त और नीतीश कुमार से ज्यादा मजबूत पार्टी बनाकर उभार कर लेकर जाएंगे और सक्षम होंगे। कुंदन जी, ये सबसे बड़ा सवाल है, आप बने रहिए हमारे साथ में। विशाल, देखो सबसे बड़ी बात ये है ना कि कितना स्मार्टली गेम खेला। आप देखिए यहाँ पर सपा और यूपी उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं सपा और बसपा की सरकार थी, यहाँ पर कैसे दोनों को अलग किया और उसके बाद से बसपा को करीब करीब पूरी तरीके से खत्म कर दिया और सपा को भी एकदम किनारे पर ला करके रख दिया। उसी तरह बात करें बिहार की, तो बिहार में भी जेडीयू और आरजेडी का जो मिलन हुआ था उस मिलन को खत्म किया और कैसे आरजेडी को भी एकदम 25 सीट पर ला करके पटक दिया और जेडीयू को भी इस हालत में ला करके रख दिया कि अब वो किसी कुछ बात करने की स्थिति में नहीं रह गई है। ये है भारतीय जनता पार्टी की स्मार्ट राजनीति और ये स्मार्ट राजनीति का स्वर्णिम युग है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि कुंदन जी 70% से ज्यादा भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और एक बिहार जो राजनीतिक रूप से सबसे परिपक्व प्रदेश है, वहां भी अब उनका मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आप मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का सबसे स्वर्णिम काल है ये? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और शायद एक पार्टी के तौर पर अगर की बात कर लें या पार्टी के मुखिया की बात कर लें तो उसके लिए इससे अच्छा सुनहरा समय कुछ नहीं हो सकता है। और आपने जो सपा बसपा की बात की है, मैं यहाँ पर बात को आगे बढ़ा देता हूँ। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टियों की स्थिति आज बिहार में देख लीजिए, वो किस हैसियत में है। बीजेपी के रहमो करम पर है, बीजेपी के रहमो करम पर है। अगर बीजेपी ने उन्हें सीटें नहीं दी होती तो उनका एक विधायक चुनकर आज बिहार विधानसभा में नहीं पहुंचा होता या एक सांसद संसद भवन में नहीं पहुंचा होता। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की लोकतांत्रिक मोर्चा जो है वह और जीतन राम मांझी की जो हम पार्टी है हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, ये दोनों पार्टियां बीजेपी के ही रहमे करम पे है। बिल्कुल, आने वाले समय में शब्दों का चयन किया कुंदन जी कि अब देश में जितने भी नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर हैं, वो चू नहीं कर सकते। वो महाराष्ट्र में भी विशाल हमने देखा, महाराष्ट्र में कैसे मुख्यमंत्री थे उनको उतार करके उप मुख्यमंत्री बनाया गया और वो कुछ बोल नहीं पाए। तो अगला चुनाव, अगला निशाना क्या आंध्र प्रदेश होगा, क्या चंद्रबाबू नायडू होंगे? क्योंकि मोदी जी को बहुमत की सरकार चाहिए, आज तक उन्होंने बहुमत से कम की सरकार नहीं चलाई है। आपने बताया कि पहले ही जेडीयू के तमाम जो सांसद हैं वो उनके टच में है, क्या आंध्र प्रदेश के भी तमाम लोग उनके टच में हैं क्या कुंदन जी? देखिए, बीजेपी बहुत क्लियर फोकस्ड पार्टी के तौर पर काम कर रही है और खास करके मैं बताऊं तो दोनों शख्सियत केंद्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से पूरी पार्टी को लेकर चल रहे हैं। आपको एक घटना और बता दें, यह घटना बिहार में नीतीश युग के समाप्ति की उसी समय इसका डंका बज गया था, सिग्नल हो गया था जिस दिन नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। और यह इस बात का सिग्नल था कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होना है, एक फेरबदल होना है।
नितिन नवीन का जो प्रोफाइल था वो प्रोफाइल कहीं से भी, मैं बहुत विश्वास और भरोसे के साथ कह रहा हूं कि नितिन नवीन के प्रोफाइल से ऊंचे प्रोफाइल के कई सारे राजनीतिक शख्सियत हैं भारतीय जनता पार्टी में जो केंद्रीय अध्यक्ष कुंदन जी, की मैं आपको कुर्सी पर रोकूंगा। ज्यादा इसी बीच गंभीरता और निशांत कुमार ने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुन लेते हैं। निशांत कुमार ने जेडीयू ज्वाइन करने के बाद क्या कुछ कहा, वो सुन लेते हैं। पापा सिंह को इस साल में करने की कोशिश करूंगा और जनता के हृदय में सबको याद रहेगा ये डर है तो भी पता नहीं पिछला दिन क्या है सारे किसान वालों को एक वक्त सबको मिलता है घर में तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर आपका, कुंदन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दिख रही है आज की खबर। नमस्कार।